आज शुरू करेंगे एक नई चीज डिस्कस करेंगे कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में सबसे बड़ा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट। जो आज का यूथ कहता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, जिंदगी तो जीने के लिए बनी है, घूमो फिरो खाओ। बट इम्पोर्टेंट ये है कि यार बिना पैसे के जिंदगी है ही नहीं, राइट? जब जिंदगी बिना पैसे की है ही तो इन्वेस्ट कैसे करना है? इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना है, किसमें करना है, क्या रिटर्न मिलेगा, क्या फ़ायदे हैं उसके, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले देखिए, ये सीरीज़ बनाऊँगा पूरी आपके लिए, पूरी सीरीज़ आपके लिए है, जुड़ के रहिएगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? चलो इन्वेस्टमेंट के लिए पहले तो जॉब होनी चाहिए, चलो जॉब लग भी गई, ठीक है? तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट आपके लिए सिंपल सी बना रखी है, जिसमें मैं आपको समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। और एक शॉकिंग ट्रुथ बताऊँगा सबसे लास्ट में, राइट? चलो मान लो आपकी जॉब जैसे-तैसे लग भी गई और आपने उसी कंपनी में 20 साल गुज़ार लिए। राइट, 20 साल गुजार लिए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, आफ्टर आपने रिटायरमेंट प्लान कर ली, आपकी जॉब लग गई 30 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आप कह रहे हो सर मैं रिटायरमेंट प्लान करूंगा। 20 साल बहुत होते हैं, जॉब जॉब करनी है, मैं 20 साल 50 साल में रिटायरमेंट जो आजकल मतलब चल रहा है कि यार अर्ली रिटायर होना है, जिंदगी इंजॉय करनी है, वो सब जो मतलब फंडा चल रहा है, ठीक है, ओके, हर एक अपना व्यू हो सकता है, मेरा एक अलग व्यू है मार्केट में। तो मान लो आपकी जॉब लग भी गई और आपकी जो सैलरी है वो पर मंथ पर हर साल 10% बढ़ रही है, तो खर्चे भी 8% से बढ़ रहे हैं, तो आप नेट शेल 2% बचा रहे हो, राइट? जब आप 2% बचा रहे हो तो ये 2% कहीं तो इन्वेस्ट होगा। और मान लो आप ये इन्वेस्ट नहीं भी करते क्योंकि आपको थोड़ी लग्जरी लाइफ जीनी है, तो आप वहां पर उसमें इन्वेस्ट कर लेते हो, कोई चीज परचेज कर लेते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी प्रपोज कर लेते हो। मैं मानता हूँ आपने 20 साल जॉब की, आपकी इनिशियल स्टार्टिंग साल की 3,60,000 रुपये थी, तो और उसमें से आपका 2,40,000 का टोटल मंथ खर्चा मीन्स आपको इसमें कोई टैक्स को डिडक्शन नहीं करता। सीतारमन जी है जो हमारे, निर्मला सीता जी, उनने कोई नजर नहीं रखी, उन्होंने आपको दिया 30,000 महीना, आपने खर्चा किया, आपका जो खर्चा फिक्स खर्चा 20,000 महीना। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने 30,000 रुपये महीना आपको सैलरी मिली स्टार्टिंग में, और 20,000 रुपये आपके जो एक्सपेंस थे वो फिक्स थे, राइट? तो हम यही एज्यूम करके चलते हैं कि आपका एक्सपेंस जो है वो 8% बढ़ रहा है, पर सैलरी भी 10% से बढ़ रही है। तो 3,60,000 की पहले फर्स्ट मंथ सैलरी थी, 2,40,000 का एक्सपेंस हुआ, 1,20,000 रुपये आपने बचाया। इसी को अगर मैं 20 साल तक लेके चलूं तो आपने टोटल बचाया 96 लाख रुपीस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, आपने जीरो पैसा इन्वेस्ट किया, कहीं पर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, जो सेविंग थी उसी को अपने पास रखा, राइट? और जो 2% आपको वहां मिला वो आपने अपनी लग्जरी लाइफ में जीने के लिए कहीं भी खर्च किया, राइट? तो अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पर, तो 22 लाख की आपकी मंथली इनकम थी, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स, और 10,35,000 आपका एक्सपेंस था। तो आपको यहाँ पर नटशल जो जो 2% का जो बच रहा है वो उस पर आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो। अब देखो यार, 20 साल बाद लाइफ किसने क्या देखी है, इन्फ्लेशन कहाँ पे होगी, क्या हुआ होगा, सब कुछ मैटर करता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, 20 साल बाद जो आपने मान लो 1 करोड़ रुपए भी बचाया, यहाँ पर 96 लाख रुपीज टोटली बनते हैं यहाँ पर, बट मान लो आपने 96 लाख ही बचाए, तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 24,80,000। क्या होगी वैल्यू? 24 लाख। तो 24 लाख में अगर आप 20 साल बाद बचा रहे हो, तो 20 साल बाद आपको उस 24 लाख का क्या मिलेगा? मैं कहूंगा एक बड़ा वाला बैल। हिंदी में आप खुद समझ गए होंगे। चलो आपने कहा सर मेरी जॉब शिफ्ट भी की मैंने, सैलरी भी बढ़ाई, मैंने सब कुछ किया और इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आपने मैक्स टू मैक्स में यहाँ पर लेके चलता हूँ कि आपने कहा कि सर मैं इसको 3 गुना कर देता हूँ, मैं 3 करोड़ बचाता हूँ 100, फिर भी उसकी वैल्यू बनेगी 77,52,570। 20 साल बाद आपके पास 77 लाख रुपए होंगे। अगर आप कहते हो सर मैं इसको 3 गुना कर दूंगा, मैंने सेविंग नहीं की,
पर मेरी सैलरी बढ़ी, मैंने शिफ्ट किया, सब कुछ किया, तो आपके पास विदाउट एनी सेविंग आपके पास होगा 77,52,570.084। यह है विदाउट एनी सेविंग। तो क्या तब भी से कुछ मिल पाएगा? तब भी मैं यही कहूंगा, क्या मिलेगा आपको वहां पर? बेल, घंटी मिलेगी आपको। इसमें और एक्सपेंस भी होंगे, बच्चों की शादी भी करनी है, तो उस टाइम आज के ज़माने में अगर नॉर्मल से नॉर्मल शादी करने भी जाओ, तो 10 से 12 लाख रुपए या 10 से 15 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। जब मैं कह रहा हूँ, आपने कोई भी वेन्यू बुक नहीं किया, सारे फंक्शन घर पे हुए, सारी शादी घर पे हुई, आपका ज्वेलरी पर भी मिनिमम एक्सपेंस था। आज के ज़माने तब तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मीन्स आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए। जब मैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया, इन्फ्लेशन जो है वो राइज करती जा रही है, महंगाई तो बढ़ेगी यार, महंगाई तो कम होगी नहीं। ठीक है, मोदी सरकार राज चल रहा है, तो ये महंगाई बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ ही रही है, तो आपको कैसे उम्मीद है कि आप उसमें पैसा बचा पाओगे? ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि यार इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है? इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है? तो उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे आपके लिए आज की इस वीडियो में, जिसकी सीरीज पूरी बनेगी आपके लिए। 24 स्लाइड्स में आपके लिए ऑडियो बना चुका हूँ, और इसी तरीके से आपके लिए और लर्निंग सीरीज बनाता रहूंगा। राइट, तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट? पैसे को कंपाउंड करना सीखिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, पैसा बढ़ता जाएगा, इज्जत बढ़ेगी, सामान बढ़ेगा, सामान बढ़ेगा तो सब कुछ मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि रीजंस व्हाई शुड वी इन्वेस्ट? देखिए, इन्वेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको। आज मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, साल 20 साल बाद आप कह रहे हो सर मैं 3 करोड़ रुपए बचा देता हूँ, तो उसकी वैल्यू तो 70 लाख ही रह जाएगी। 70 लाख में आज के ज़माने में कुछ नहीं आता। एक अच्छा प्लॉट नहीं आता, एक अच्छी गाड़ी नहीं आती, एक अच्छा घर नहीं आता, एक लग्ज़री लाइफ़ नहीं जी सकते आप। उस टाइम 70 लाख की क्या वैल्यू होगी? नील होगी, राइट? इन्वेस्टमेंट से आपकी वेल्थ ग्रो होगी। आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे, लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मान लो आपने 22 साल की उम्र में ही जॉब शुरू की, तो आपकी उम्मीद है कि 26 से 28 साल की उम्र में मैं शादी करूंगा। 30 साल की उम्र में पहला बच्चा होगा, दूसरा बच्चा 33-34 साल की उम्र में करूंगा, राइट? और ये दोनों अगर बड़े होते हैं और घर भी बनाना, तो 40 साल की उम्र तक घर बनाने की कोशिश भी करूंगा। तो शॉर्ट टर्म गोल्स, पहला गोल क्या है? शादी। सेकंड गोल क्या है? मेरा घर होना चाहिए। थर्ड गोल है बच्चों की शादी, बच्चों के, और छोटा बड़ा घूमना जो हमारा लगा रहता है, राइट? तो अगर आप इसको बोले कि फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं, तो उनको कैसे किया जाएगा, किसमें इन्वेस्ट किया जाए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सब पर्सपेक्ट को हम यहाँ पर एक तो आपके लिए ओपन कर देंगे। आई ओपनिंग सेशन आपके लिए। रिटायरमेंट मैंने आपको कहा, एजुकेशन का, होम परचेस का, वेकेशन से आपको लिए कहा मैंने कि आपको ये प्लान करना है, यही मुझे चाहिए सर लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। बीवी आई, शादी हुई है, बीवी का कह रहा है घूमने चलो, लो खर्चा। फिर बच्चे हुए, घर बनाने की जिम्मेदारी, उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी, अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। जब इतना सब प्लान करना है, तो कैसे करना है? देखो, इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छा ये कहा जाता है, एज सून एज यू स्टार्ट। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, राइट? अब क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा, जो कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, वेयर टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट में से तो सब बोल रहे हैं, इन्वेस्ट कहाँ करना है? एजुकेशन के हिसाब से मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? तो पहला इन्वेस्टमेंट जो मैं टिप आपको देता हूँ, देखिए यहाँ पर हम कहेंगे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इक्विटी को भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, रिटेल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। कमोडिटीज, कमोडिटीज मींस गोल्ड और सिल्वर को, जो ज्वेलरी हम घर पे रखते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो,
रियल एस्टेट जो हमारे दादा परदादा तो पुश्तों से सिखाते हैं, जो भी पैसा ज़मीन खरीदो और बैठ जाओ। और ये ज़मीन खरीद के अगर हम बैठ भी जाएँ, क्या पता वो ज़मीन की वैल्यू आज बनेगी या नहीं बनेगी, क्या पता वहाँ पे हाईवे निकल आए, गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है? रंगदारी वाले लोग बैठ जाएँ, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा कर ले, कुछ पता थोड़ी है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लिक्विडिटी। आप उसको टुकड़ों में नहीं बेच सकते और जब बेचने जाओगे वैसा रेट नहीं मिलता, खरीदार नहीं मिलता, मजबूरी में बेचना पड़ता है, सस्ते में बेचना पड़ जाता है। इक्विटी मार्केट क्या है? इक्विटी मार्केट पूरा एक्सप्लेन करूँगा, स्टॉक मार्केट आप कहेंगे राइट? तो इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पे पहले हम बात करेंगे। जो ट्रेडिशनल मेथड है हम उस पे पहले बात करें, राइट? जस्ट गिव वन सेकंड। या तो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? आपको रेगुलर और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देते हैं। लाइक आप कह सकते हो यार 7% रिटर्न मिल ही रहा है, राइट? तो बहुत ही अच्छी स्कीम होगी तो 10% रिटर्न दे देगी। 10% रिटर्न बहुत है यार, पर जब ये भी तो देखो ना, इन्फ्लेशन जो है वो भी तो बढ़ रही है। आप इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 7% से बढ़ रही है, एफडी की बात करूंगा, 7% से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन अगर 6% पे है तो आपको तो 1% बच रहा है सिर्फ, और वो 1% आपको कब खर्च हो जाए को पता भी नहीं चलेगा। कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी बीवी ने कोई डिमांड कर ली, तो क्या आपको लगता है कि आप उस पूरी जिंदगी इस 1% पे कमा पाओगे अगर एफडी में ही पैसा इन्वेस्ट करोगे तो? राइट? तो इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स्ड रेगुलर रिटर्न मिलते हैं, जनरली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होती है और पॉपुलर चॉइस है लोगों की। हमारे दादा परदादा के तो यही थी, एफडी करा दो भाई, राइट? अभी है क्या की फीचर्स, क्या है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स? क्या है? स्टडी रिटर्न्स देते हैं आपको, डिफाइंड रिटर्न्स होते हैं, लो रिस्क होता है, डाइवर्सिफाई किया जाता है इसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में, और कैपिटल को बचाया जाता है। यहाँ पर मार्केट चाहे ऊपर चली जाए चाहे नीचे चले, आपसे जो प्रॉमिस्ड हुआ है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बैंक ने कह दिया हम आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो आपको वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट नीचे चली जाए चाहे मार्केट ऊपर चली जाए, राइट? एज सिंपल एज दैट। अब कितने टाइप का के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आता है। गवर्नमेंट इसको इशू करती है फंड्स रेज करने के लिए, ठीक है? सबसे सेफ माना जाता है इसको। ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में एग्जांपल्स हैं इसकी, राइट? गवर्नमेंट ने कह दिया कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आप उसको परचेज कीजिए, हम आपको 9% रिटर्न देंगे। और ये भी तो सोचिए, गवर्नमेंट आपको अगर 9% इंटरेस्ट दे रही है और आपसे वो पैसा ले रही है तो कहीं ना कहीं तो उसको यूज करेगी, वहां पर कम से कम गवर्नमेंट 20 से 25% बनाने की कोशिश करेगी, राइट? तो बिजनेस साइकिल ऐसे ही चलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, कंपनीज इशू करती हैं कैपिटल के लिए, हाई रिटर्न्स देते हैं सिक्योरिटीज से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से हाई रिटर्न्स देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मतलब अगर यहाँ पर आपको 7% मिल रहा है तो शायद आपको यहाँ पर 10% जरूरी मिल जाता है, राइट? पर अगर यहाँ 10% मिलता है तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? यार, जिस कंपनी के बॉन्ड्स आप खरीद रहे हो, अगर उसकी कल फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई या वो कंपनी बंद होगी तो आपको जो उस पर रिटर्न है वो जीरो हो जाएगा, रिस्क रहता है, क्रेडिट रिस्क रहता है। तो यहाँ पर बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना होता है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मैटर करती है। सबसे ट्रेडिशनल मेथड आता है यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट्स, या फिक्स डिपॉजिट्स में मुझे पैसा एफडी में डाल दो, ठीक है? लॉकिंग पीरियड आता है, टैक्स फ्री में एफडीज है, ठीक है? डिडक्शंस भी होती हैं, टीडीएस भी कटेगा टैक्सी में आपका, राइट? और यूजली रिटर्न जो है वो 6 से 7% के बीच में वेरी करता है, डिपेंड फ्रॉम बैंक टू बैंक। कुछ बैंक 8% 9% भी देते हैं, बट यार इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे यहाँ पर, राइट? अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करूँ तो यार पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर अगेन फिर वही बात आती है, यहाँ पर तो मैक्स टू 8.5% रिटर्न मिलेगा। गवर्नमेंट बैंक है, टेंशन नहीं है, लॉन्गर टर्म स्कीम है, लॉकिंग पीरियड 15 साल का रहता है, एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट बेनिफिट्स है, बट एग्जाम्पशंस है पीपीएफ में, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा और क्या होगा असल में, राइट? अब और कौन सा फिक्स एसेट में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, एट सेक्टर इट इज
एटीसी के अंदर सेविंग्स मिल जाती है। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्ट प्राइमरली इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी बॉन्ड्स, जो मैंने आपसे डिस्कस करा था, ये आपको ट्रेडिशनल से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, राइट। ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट होती है। 91 180 गवर्नमेंट कहती है कुछ चीज़ के लिए मुझे पैसा चाहिए तो आप इन्वेस्ट कीजिए, मैं इतना पैसा रिटर्न दूंगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स जो हम करते रहते हैं, उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, कंपाउंडिंग भी होती रहती है, बट बात वही है यार, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 10% से ऊपर रिटर्न दे रहा है वही इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा, अदरवाइज आप इन्फ्लेशन को कभी बीट नहीं कर पाओगे, राइट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ में डिपॉजिट कर लो, सैलरी पैसा ईपीएफ चलता है, टैक्स फ्री रहता है, ग्रो करती रहती है धीरे धीरे। टैक्स फ्री बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती रहती है टाइम टू टाइम, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट क्या कहते हैं, वही कम विद लो मैच्योरिटी पीरियड्स, राइट। तो ये सिंपल सा तरीका है आपको मेरे समझाने का यहाँ पर कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट इनकम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई आपकी, वापस रिविजन कर लेते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, पीपीएफ में पैसा डाल सकते हो, राइट। नेशनल साइज स्कीम्स में डेप्ट में डाल सकते हो, ट्रेजरी बिल्स में डाल सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हो, ईपीएफ में डाल सकते हो, टैक्स बॉन्ड्स में गवर्नमेंट के डाल सकते हो। अब क्वेश्चन है कि इसको किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, हु शुड इन्वेस्ट इन दिस। जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो रिटायर हो चुके हैं, जो कंजर्वेटिव हैं सोच वाले, जिनको लाइफ में रिस्क नहीं चाहिए, जो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, कम वोलेटिल सा रिटर्न मिलता जाए। यार, कहने की बात सिंपल से, रिटायर हो चुके हैं वो कहते हैं एफडी करवाओ, अगर 1 करोड़ है एफडी करवाओ, एफडी से जो आता रहेगा हमारा जीवन चलता रहेगा, हमें मार्केट को नहीं देखना है। तो ये उन लोगों के लिए है। तो आप अभी रिटायर नहीं हुए हो, यू आर यंग, क्वाइट कैपेबल, तो आप इन्वेस्ट कीजिए, राइट। अब बात आती है इक्विटी की। इक्विटी क्या चीज है? देखिए, इक्विटी जो होती है ये एक किसी कंपनी के, मान लीजिए कंपनी है, वो कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी है, 1000 करोड़ कंपनी ने कुछ, मान लीजिए 101 शेयर ऑफ दिस वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास ले लीजिए, तो वो कहती है कि आप इतने शेयर्स हैं, एक ही वैल्यू है, आप मुझसे बाय करिए, तो उस शेयर का कुछ पार्ट, इस कंपनी का कुछ पार्ट इन द फॉर्म आपने इक्विटी में बाय कर लिया, ठीक है। अब बाय करने के बाद क्या होता है, आप जब उसको बाय करते हो तो आप उस कंपनी के स्टेक होल्डर बन जाते हो। स्टेक होल्डर मीन्स कि अब आपका उस कंपनी में कुछ जो है वजूद है। अब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होता है, एक तो जैसे कंपनी बढ़ती जाएगी, आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इक्विटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इक्विटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, आपका मनी जो है वो तेजी से कंपाउंड होगा, राइट। अब इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करें तो इक्विटी मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए, जैसे मान लो विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इनमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो अच्छे खासे रिटर्न्स, मतलब टाटा मोटर्स ने तो 2020 में जिसने 1 लाख लगाया था, आज 1 साल पहले वो 10 लाख के प्रॉफिट बैठा हुआ था। इतना ज्यादा रिटर्न तो किसी ने भी नहीं दिया, राइट। तो ऐसा इक्विटी में होता है, इन्फ्लेशन को बीट करती है आपकी, ठीक है। आपकी कंपनी में ओनरशिप बन जाती है, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपने एफडी भी कर रखी है, आपने थोड़ा पैसा इक्विटी में भी डाल दिया, तो क्या आता है आपको वहां पर, अगर 7% एफडी में मिल रहा है तो यहाँ पर अगर 12% रिटर्न भी मिलता है, तो आप कहते हो यार मोटा मोटा मैं 10% रिटर्न के आसपास आ चुका हूँ, तो मैं आराम से इन्फ्लेशन को बीट कर लूंगा यहाँ पे। डिविडेंड इनकम आपको मिलती है। डिविडेंड मीन्स जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसका थोड़ा पार्ट अपने इन्वेस्टर्स को देती है, तो वो डिविडेंड के शेप में आपको देती है, ठीक है। तो आपके लिए वो स्टडी इनकम ग्रोथ रहती है। हाई डिविडेंड स्टॉक जो है उनके लिए भी मैं आपको एक से वीडियो बनाऊंगा। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, टाइप ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं।
टाइप ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो है उसमें देखिए आप, तो डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एनएससी या बीएससी। देखिए किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा हो गया, सॉरी ग्रो ग्रो ले लो, राइट, एंजल ब्रोकिंग ले लो, तो यहाँ पर आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वहां पर जाकर आप किसी कंपनी के शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आपको फेवर करता है वहां से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, जिनका एक मतलब रिटर्न जो है मार्केट डिपेंडेंट रिटर्न्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनेगी जहां पर मैं आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स आपको बताता रहूंगा। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, ईटीएफ्स, किसी स्टॉक का, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई टीसीएस की बात करता हूँ, विप्रो की बात करता हूँ, तो ये क्या है, ये सब आईटी कंपनीज है। तो इन आईटी कंपनीज का एक ईटीएफ होगा जो आईटी के आईटी ईटीएफ के नाम से होगा या आईटी 20 होगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहां पर आता है टाइप ऑफ कंपनीज, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज जो कंपनी 2000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन में है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मिड कैप जो है 1000 से ऊपर, और स्मॉल कैप जो है वो मतलब 500 से ऊपर। लार्ज कैप जैसे रिलायंस, टीसीएस, मैंने आपसे बात की 1000 करोड़ की कंपनी है, 5000 करोड़ की कंपनी। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। मिड कैप कंपनीज में क्या होता है, छोटी कंपनीज होती है, बहुत तेजी से ग्रो करती है, आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं। लार्ज कैप जो कंपनीज होती है यूजली इनका जो रिटर्न रहता है 12 से 15% रहता है। मिड कैप का जो है वो यूजली 30 to 40% रहता है साल का, पर रिस्क भी वैसा ही रहता है। हमेशा कहता हूँ हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क। स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ बहुत ज्यादा पोटेंशियल रहता है, पर रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है, राइट। तो पेनी स्टॉक्स, ये स्टॉक भी हम डिस्कशन करते रहे। और सबसे बात, इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट्स टू गेन ग्लोबल मार्केट्स। आप जब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, पहले आपको सिर्फ अपने घर की टेंशन नहीं होती है, फिर आप पूरे वर्ल्ड की टेंशन लेते हो। दैट्स अ जोक बट इट्स ट्रू। जब आप इक्विटी मार्केट में एंटर करते हो, इक्विटी मार्केट में सबसे पहले क्या होता है, जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपने मान लो अडानी ही खरीदा था, अभी अडानी की बात करो, अडानी की ही बात करूंगा, अडानी पोर्ट्स की बात करूंगा। तो जैसे अडानी की न्यूज आई, कौन सी न्यूज आई, यूएस मार्केट में रिश्वत देने वाली, तो स्टॉक जो है वो अप्रॉक्स 20% करेक्ट हुए। करेक्ट मीन्स जो स्टॉक 1300 रुपए की वैल्यू का चल रहा था वो अब सीधा गिर के 1000 रुपए पे आ चुका था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जब 1000 रुपए में गया तो आपने आपको ग्लोबल मार्केट की नॉलेज होना शुरू हो गई। और कुछ नहीं, पहले आपको अपने घर की टेंशन नहीं थी, फिर आप पूरी दुनिया की टेंशन लेते हो जब इक्विटी मार्केट में आ जाते हो, राइट। अब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या रिस्क है, ये सबसे बड़ा हमारा एक क्वेश्चन है। एक सेकंड दीजिए बस, आई नीड टू कंप्लीट द वीडियोस ना, या सो जल्दी से क्विकली इसको समराइज करेंगे। तो रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इक्विटी मार्केट, देखो मार्केट की वॉलिटिलिटी है, मार्केट कंडीशंस पे चीजें डिपेंड करती है। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, कंपनी की फाइनेंशियल कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के विजन कैसा है, वो सब चीजें इंपैक्ट करती है। इकोनॉमिक रिस्क रहते हैं, इन्फ्लेशन किसी कंट्री की बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वॉर हो गई, ये सब जो है इक्विटी मार्केट पे इफेक्ट डालती है। कोई फिक्स इनकम का प्रॉमिस नहीं करती इक्विटी मार्केट, देने को ये आपको 200%, 1000% रिटर्न भी दे, ना देने को तो आपको 0% रिटर्न, राइट। वाई शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, आपको इन्वेस्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इन्वेस्टर जिनका रिस्क एपिटाइट हाई है, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात करता हूँ, विप्रो की बात करता हूँ। अगर विप्रो में किसी ने 1980 में किसी इन्वेस्ट किया होता, मान लो 10,000 रुपए भी, तो आज उसके पास अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ रुपए होते हैं। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग यार, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने का एक रिजल्ट है। अब इक्विटी वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट्स, क्यों इक्विटी में आना चाहिए। इक्विटी में आने का सबसे बड़ा रिस्क हाई है,
हाई ग्रोथ मिलेगी, लिक्विडिटी हाई है, वोलेटिलिटी हाई है, ठीक है? तो लो टू मॉडरेट है अदर इन्वेस्टमेंट्स में। फिक्स रहता है, मॉडरेट रहता है लिक्विडिटी, और वोलेटिलिटी जो है वो लो रहती है। मतलब रिटर्न भी लो है और रिस्क भी लो है। यहाँ पर रिस्क भी हाई है, रिटर्न भी हाई है और लिक्विडिटी भी हाई है, राइट? तो अभी के पार्ट को यहीं समराइज करेंगे। अगले पार्ट के लिए वीडियो से बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या-क्या पर्पस रहते हैं। तो ऐसे-ऐसे मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।